लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त बंजारा विरासत नगाड़ा म्यूजियम में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने भी बताया। और सीधे तौर पर जो बंजारा विरासत है उसको बचाने के लिए और जो नई जनरेशन आ रही है उस तक पहुंचाने के लिए इस म्यूजियम को बनाया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है। और अब ये म्यूजियम आम जन के लिए भी आज से खोल दिया जाएगा। और ये तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने
बंजारा विरासत नगाड़ा म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है, जहां पर बंजारा विरासत नगाड़ा म्यूजियम का उन्होंने उद्घाटन किया। और इस म्यूजियम की अगर हम बात करें तो खासतौर पर बंजारा जो विरासत है वो आगे और पीढ़ी तक भी पहुंचे, सभी लोग इस विरासत के बारे में जान सकें। इसको ध्यान में रखते हुए इस म्यूजियम को बनाया गया है ताकि सभी लोग इसके बारे में जानें। और इसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने माता जगदम्बा के दर्शन किए, पूजन किया, आराधना की, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम उनके आज हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और उसके बाद में अब ये संग्रहालय आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के इसको देख सकता है और बंजारा विरासत के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। योगेश शीतल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, उद्घाटन हो चुका है बंजारा विरासत संग्रहालय का, अब आम जन के लिए भी इसे खोल दिया जाएगा। बिल्कुल आम जन के लिए खोल दिया जाएगा और आप एक तरीके से ये भी मान के चलिए कि जो पूरा क्षेत्र है ये वहाँ का भी कायाकल्प की एक बड़ी संभावना जो है, एक बड़ा दरवाजा है वो भी खुल जाएगा। क्योंकि अगर आप केवड़िया देख लीजिए, जिस तरीके से गुजरात का केवड़िया था जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ पे नहीं था जी, तब का और अब का जो अंतर आपको दिखेगा वैसा मिलता जुलता आपको यहाँ पर भी दिखेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, आइसोलेटेड एरिया आप कह सकते हैं, सुदूर देहात में बसा हुआ क्षेत्र है। लेकिन लोग आएंगे, कोई प्रधानमंत्री आए हैं, उद्घाटन हुआ है, करीब 350 करोड़ जो है 376 करोड़ की जो राशि है उससे ये पूरा निर्माण हुआ है। निर्माण कार्य हालांकि अभी चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में जो है जब लोग क्षेत्र जो पर्यटन के लिए खुलता है तो लोग उत्सुकतावश आते हैं और खास करके ये क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको कहा कि आसपास अमरावती है। ठीक है योगेश, आपके पास वापस आएंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और संग्रहालय को देखते हुए वो नजर आ रहे हैं। वहाँ पर क्या कुछ बनाया गया है, किस तरीके से इस विरासत को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं और वहाँ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। म्यूजियम के अंदर की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। तो महाराष्ट्र के वाशिम में ये म्यूजियम बनाया गया है, ये संग्रहालय जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले किया है। और अब इस म्यूजियम का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं इस पूरे म्यूजियम के बारे में, कहाँ पर क्या बनाया गया है और उसका क्या मैसेज है, क्या मैसेज लोगों को दिया जा रहा है। बेहद ही खूबसूरत ये म्यूजियम बनाया गया है, ये संग्रहालय बनाया गया है। और अब इसके बाद में इस संग्रहालय को आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर के बंजारा विरासत के बारे में जानकारी ले सकता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा और महाराष्ट्र में इस वक्त बंजारा विरासत संग्रहालय का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और उसके बाद में अंदर जाकर के वो पूरा अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं वहाँ पर क्या कुछ बनाया गया है, किस तरीके से इस विरासत को बचाया जा रहा है ताकि आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो इसके बारे में जान सके, समझ सके। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बंजारा विरासत संग्रहालय की, जिसका अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब वाशिम पहुंचे थे तो वहां पर मां जगदम्बा के दर्शन किए, उनकी आराधना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। उसके बाद में नगाड़ा भी उन्होंने बजाया और अब संग्रहालय में बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत का जो प्रदर्शन है वहाँ पर उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ में योगेश शीतल इस वक्त एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी योगेश, संग्रहालय का उद्घाटन हो चुका है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अंदर में गैलरी जो है वो बड़ी गैलरी बनाई गई है और इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई आदमी परिवार के साथ आ रहा है, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आ रहा है तो भी वो वहाँ अच्छे से घूम सके। काफी खुला हुआ जगह जो है वो बनाया गया है। कुल 5 तल, जैसा मैंने आपको बताया था, 5 तल हैं। लिफ्ट की सुविधा भी की गई है। कोशिश ये की गई है कि जो
जो लोग हैं, अगर मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, कोई वृद्ध है, कोई दिव्यांग है, उनको किसी तरह की दिक्कत अंदर ना हो, तो काफी चीजों को ध्यान में रखकर ये पूरा जो नगाड़ा भवन है उसको काफी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया। प्रधानमंत्री फिलहाल इस चीजों का अवलोकन कर रहे हैं। अभी वो जैसा मैंने आपसे कहा था, अलग अलग तल पर जाएंगे, देखेंगे कहाँ पर क्या चीजें हैं जो कि वहां पे बनाई गई है। डिजिटल चीजों का ज्यादा जो है प्रदर्शन वो यहाँ पर बेसिकली किया गया है। काफी चीजें डिजिटल स्वरूप में यहाँ पर रखी गई है। मसलन जो मूवीज हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीजें हैं वो भी डिस्प्ले के लिए रखी गई हैं, बहुत छोटे तौर पर, कि छोटे आप कह सकते हैं कि जो लोग देखना चाहें कि किस तरीके क्रमिक विकास इनका कैसे हुआ, इनकी स्थिति पहले कैसी थी, अभी कैसी है, क्या करते थे पहले, अभी क्या करते थे, किन संसाधनों का उपयोग लाते थे, मवेशियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, व्यापार कैसे होता था। तो हर चीज की एक झलकी जो है, एक प्रतिबिंब आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर नगाड़ा भवन के अंदर में वो इस तरीके से लगाया गया है कि जो भी यहाँ पर आए अच्छी तरीके से जागरूक होकर जाए, किसी तरीके का इग्नोरेंस या किसी तरीके का वो नहीं रहे कि इस बारे में ये नहीं जान सके, वो नहीं जान सके। कंप्लीट 360 डिग्री जो है वो नॉलेज जो है वो यहाँ पर मिल सके, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बनाया गया है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री इस चीज का अवलोकन करें, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। जी, इसके अंदर की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और काफी अच्छे से लाइटिंग के जरिए भी समझाने की कोशिश की गई है बंजारा विरासत के बारे में। बिल्कुल, ऐसा जो ऑडियो विजुअल है ये कई जगह लेजर शो जो है वो भी किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, इसके बाहर एक लेजर शो भी एक तरीके से किया गया है, जिसमें तिरंगा झंडा जो है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको भी बाहर में, जो ये पूरा नगाड़ा भवन के बाहर जो है वहां पर उसको रिफ्लेक्ट किया गया था। रात के समय में ये चीजें और अच्छी लगती है। कई ऐसे जगह है जहां पर आजकल लेजर चीजें शुरू हुई है। मतलब अगर आप मुंबई में देख लीजिए तो जो पैंटा वाली सीलिंग है वहां पर लेजर शो हमने देखा है, जो केवड़िया है वहां पर देखा है। कई जगहों पर वो चीजें होती है, उस चीज को यहाँ पर भी रखा गया है। मतलब कोशिश ये की गई है कि भले ये ग्रामीण इलाका हो, भले ही ये शहर से काफी दूर हो, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पर की गई, जिस तरीके का सेटअप यहाँ पर किया गया है, उसमें किसी तरह की कमी ना रह जाए, तो उसका जो है विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। जो डिजिटल टीम है इसके द्वारा, और एक डेडिकेटेड टीम यहाँ पर ऑलरेडी रहती है जो कि इस चीज को मेंटेन करती है, और वो कई सारी टीमों के कोऑर्डिनेट से ये बना है। जैसा मैंने आपको कहा कि सरकार ने काफी करीब 376 करोड़ रुपए की पूंजी से ये पूरा ये नगाड़ा भवन बना है। इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, और इसकी जो कनेक्टिविटी अगर मैं आपको बताऊं तो जो वाशिम है वहां से इसकी सीधे कनेक्टिविटी है। जो समृद्धि महामार्ग है, बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, वहां से जो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। नजदीक का हवाई अड्डा नागपुर हवाई अड्डा, अगर कोई आना चाहे तो नागपुर हवाई अड्डा पे उतर के और वो वहां से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते। जी बिल्कुल, वहाँ कैसे पहुंचा जाए ये तो आपने बताया, लेकिन साथ ही अगर देखा है तो महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे पर्यटन स्थल है जहाँ जिनको लोग देखना चाहते हैं, और अब आगे आने वाले समय में ये म्यूजियम भी उसी सूची में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो पूरा सह्याद्री का जो क्षेत्र है, अगर आप अलग अलग क्षेत्र की बात करें, अगर आप कोकण की बात करें तो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ये यहाँ पर काफी चीजें हैं जहाँ पर लोग घूम सकते हैं। अगर आप पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे, सोलापुर, सांगली, ये जो पूरा क्षेत्र है, सतारा का जो भी क्षेत्र है, वहाँ कई ऐसी चीजें जो देखने लायक है। इसी तरह अगर आप नॉर्थ महाराष्ट्र जाए, खानदेश जाए, मराठवाड़ा जाए, विदर्भ जाए, कई जगह ऐसी चीजें। महाराष्ट्र में कुल 3 ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है देश में, उन्हें 3 ज्योतिर्लिंग जो है वो है महाराष्ट्र में। तो कई ऐसी चीजें हैं जो महाराष्ट्र में देखने लायक है, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। ये जो नगाड़ा भवन है ये अब उस सूची में भी शामिल हो जाएगा जहाँ पे पर्यटक आएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, समय बिताएंगे और फिर चीजों से अवगत होंगे, नई चीजें जानेंगे, बंजारा कम्युनिटी को जानेंगे, नजदीक से समझ पाएंगे विरासत कैसी थी, क्या क्या चीजें वो उपयोग में लाते थे, उनका पूरा इतिहास कैसा रहा, संघर्ष कैसा रहा, जो धीरे धीरे वो आधुनिक युग में आए तो इस बीच में उनका जो पूरा संघर्ष था ये कैसा था, इनमें क्या क्या पड़ाव रहे, महत्वपूर्ण लैंडमार्क क्या क्या रहा। तो आपको एक तरीके से ओवरऑल जो है अवेयर होने का बहुत बड़ा मौका जो है वो मिलेगा यहाँ आने के बाद। जी योगेश, ये तो बात रही इस म्यूजियम की, लेकिन अब आगे आने वाले समय में राजनीति पर इसका किस तरीके का असर पड़ता हुआ हमें दिख सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में राजनीतिक शक्ति के रूप में इस समाज की हमेशा गिनती होती नजर आई है। देखिए, अभी मुझे लगता है कि नगाड़ा भवन का जो उद्घाटन है इसको राजनीति से जोड़ना मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये बेसिकली बहुत पुराना एक कमिटमेंट था। बहुत सारी चीजें जो कमिट की गई थी नहीं पूरी हो पाई, लेकिन अभी जो है इस सरकार के अंदर कई सारी चीजें पूरी हो गई। उसी तरीके का ये कमिटमेंट है, इसलिए इसको मुझे लगता है वोट ट्रांजेक्शन से या वोट ट्रांसलेशन से जोड़ना
थोड़ा अजीब सी बात है, लेकिन अगर आप समुदाय इन पर्टिकुलर अगर आप समुदाय की बात करें तो समुदाय का जो इन्फ्लुएंस है पर्टिकुलर, जो मैंने आपको कंस्टिट्यूंसी बताया, करीब 40 से ज्यादा कंस्टिट्यूंसी है विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर इस समुदाय के ज्यादा वोटर्स हैं, उन पर इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्रॉमिस आप करते हैं अपने लोगों से, फिर वो प्रॉमिस को आप बाद में पूरी करते हैं, तो एक विश्वास जो बॉन्डिंग होता है वो बनता है। वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों के बाद वो बॉन्डिंग और मजबूत होता है। अब ये मजबूती वोट में कितनी परिणत हो पाती है ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो भाषण का दौर चलेगा उनमें जो विपक्षी है वो भी अपनी कुछ बात रखेंगे, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी अपनी कुछ बात रखेंगे, जो समुदाय है वो उन सब चीजों का अवलोकन करेगा, समीक्षा करेगा, समझेगा, फिर उसके बाद अपना भरोसा जिस भी तरफ जाता है उसको वोट के रूप में वो देगा। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और इस तरीके के कार्यक्रम असर जरूर डालते हैं, लेकिन कई ऐसे कार्यक्रम हमने देखे भी हैं जो कार्यक्रम हुए हैं लेकिन उसका असर जो है वो कई बार जो है उस हिसाब से नहीं रहा जैसी अपेक्षा की जाती है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अभी आने वाले समय मुझे बताएगी, इसलिए मुझे लगता है कि इसका अभी फिलहाल पॉलिटिकल चीज से जोड़ना कि ये नगाड़ा भवन का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये मुझे लगता है कि ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है अभी। जी योगेश, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में सभा स्थल भी पहुंचने वाले हैं, तो वहां पर अगर देखा जाए तो वो अपनी इस आज की सभा में किन किन बातों का जिक्र लोगों के सामने कर सकते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात रहेगी वो रहेगी किसान सम्मान निधि की, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि 18 किस्त जो है वो रिलीज करने वाले हैं और ये पूरा एरिया है एग्रीकल्चरल एरिया है। सोयाबीन की फसल हो, कपास की हो, तुर दाल की हो, मूंग दाल की हो, मूंग की फसल हो, चना की पैदावार हो, वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर होती है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये जो एग्रीकल्चरल पूरा एरिया ही कृषि का एरिया है। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो निश्चित तौर पर कृषि को लेकर सरकार की तरफ से क्या क्या किए गए, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर क्या क्या किए गए, पशुपालन को लेकर सरकार की तरफ से क्या किए गए, डेयरी को लेकर क्या क्या किए गए, तो इन सब चीजों में सरकार की जो उपलब्धियां रही है या फिर सरकार जो आगे करना चाह रही हो, सरकार की जो रूपरेखा है, जो सरकार का पूरा प्लानिंग है आने वाले सालों के लिए, ऐसे समय में जब विकसित भारत की परिकल्पना लेकर सरकार चल रही है, उनपे किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, वृद्धों का कितना बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहेगा, उन सब चीजों को मुझे लगता है हाईलाइट करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसके साथ वैसे समुदाय जो कि या तो ओबीसी में आ रहे हैं, जो एससी में है, एसटी में, क्योंकि अगर बंजारा समुदाय की बात कीजिए तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये अनुसूचित जनजाति में आते हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये ओबीसी में आ रहे हैं। तो अलग अलग जो कास्ट का इक्वेशन है, क्योंकि इनकी भी बहुत लंबे समय से कुछ डिमांड रही है, उस डिमांड को लेकर क्या प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं प्रधानमंत्री उन सब डिमांड को लेकर, तो मुझे लगता है कि उस पर भी नजर रहेगी प्रधानमंत्री किन सब चीजों का जिक्र जो है वो अभी इस वक्त करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र, जैसा आपने भी कहा, महाराष्ट्र में चुनाव कभी भी घोषणा चुनाव की हो सकती है। ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि जो कम्युनिटी है उनकी जो जरूरतें हैं, जो उनकी मांगे अब तक रही हैं, जो लंबित रही हो, उनको लेकर प्रधानमंत्री कुछ बोले, क्योंकि उस वक्त मंच पर राज्य के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों रहेंगे। तो ऐसे समय में काफी लोग वेट में है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। जी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के इस दौरे में एक बात और बेहद खास और अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, विकास की जो रफ्तार है वो तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अपनी संस्कृति और विरासत को बचाने की बात भी प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं और इस बात पर जोर भी देते हैं कि अपनी संस्कृति से आप जुड़े रहिए, अपनी विरासत को संभाल के रखिए। देखिए, विकास भी और विरासत भी, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं जो उन्होंने किसी मौके पर कहा था और ये चीजें काफी दूर तक गई थी, हेडलाइंस बनी थी ये चीजें जब उन्होंने कहा था विकास भी और विरासत भी। और आपने काफी रिलेवेंट चीजें एकदम बिल्कुल सही समय पे आपने इस शब्द का जिक्र किया है। विकास भी और विरासत भी का एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं कि वानगी जो है वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। विकास और विरासत, एक तो यहाँ की विरासत जो है वो सुरक्षित हो गई, संरक्षित हो गई, वो दूर तक जाएगी। साथ में क्योंकि ऐसे क्षेत्र में कुछ चीजें हुई है तो उसका जो प्रभाव है आसपास के क्षेत्र को, यहाँ पर लोग आएंगे तो लोगों के स्टे के लिए जो यात्री निवास है उनको अपग्रेड किया जाएगा, होटल्स बनेंगे तो छोटे छोटे जो रेहड़ी पटरी हो या छोटे दुकान हो, व्यवसायी हो, छोटे से बड़े स्तर पर वो होगा। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं जो है वो और मजबूत होगी, अतिरिक्त गाड़ियां यहाँ पे आएंगी, तो छोटे मोटे जो चाहे वो ई रिक्शा वाले हों या कार वाले हों, कैब वाले हों, उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ेगी। तो विकास ऑटोमेटिक होगा। अगर कहीं पे टूरिज्म सेक्टर है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो मैंने आपसे कहा कि वो गुजरात का केवड़िया सबसे अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अगर आता है कहीं पर, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कितनी सारी चीजों को अपने साथ लेकर आता है, पूरा का पूरा एक अर्थव्यवस्था, एक मॉडल वहां पर तैयार होता है। तो कुल मिलाकर
यहाँ पर भी विकास और विरासत भी का एक बहुत अच्छा नमूना जो है वो यहाँ पर भी होगा आने वाले दिनों में, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। जी, अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आज मां जगदम्बा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर पूजन करते हुए नजर आए थे। इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे योगेश। देखिए, ये मंदिर जो है बेसिकली काशी माना जाता है। यहाँ का जो बंजारा कम्युनिटी का है वहाँ का काशी माना जाता है, जो पोहरा देवी श्राइन है और पोहरा देवी के नाम पे ये गांव है। जगदम्बा मंदिर जो है यहाँ का काफी प्रसिद्ध है। रेलेवेंस की अगर बात करें तो एक समय जो है ऐसा जो संत, जैसा मैंने आपसे कहा था कि संत दो समाधि पर भी गए थे, तो संत सेवालाल और संत रामराव महाराज, ऐसा माना जाता है कि उनको मां जगदम्बा ने दर्शन दिए थे। जो अगर महत्ता की बात करें तो महत्ता यही है कि उनको मां जगदम्बा ने दर्शन किए थे और उनको कहा था कि आप इस समुदाय को बहुत आगे लेकर जाओगे, आप इस समुदाय का विकास करोगे और आप इस समुदाय के विकास का वाहक बनोगे। ये जो है ये जानकारी जो है वो हमें यहाँ पर मिली है। और चूंकि मां जगदम्बा के दर्शन से ये पूरी चीजें शुरू होती है, तो ये चीजें उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ी और पूरे क्षेत्र का विकास के साथ साथ वो इसको काफी आगे लेके गए। मैं आपको एक चीज का जिक्र यहाँ पर और करूंगा कि भारत में कई ऐसे मंदिर हैं। अगर पुणे की अगर आप डगरू सेठ गणपति की बात कीजिए तो डगरू सेठ गणपति में भी इससे मिली जुली कहानी है कि डगरू सेठ जो है वो हलवाई थे वहां पर, और उनको जो है गणपति ने इस तरीके की बात कही थी, सपने में